दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 2 पढ़ेंगे, जो कि बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सेक्शन 2 है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई भी बेरेक्ट पढ़ते हैं तो अगर आपको उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आपको वो सेक्शन अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, इस लेक्चर में हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो कि सेक्शन 2 में किस तरह के वर्ड्स या कौन कौन से वर्ड्स डिफ़ाइन हैं। दूसरा, हम उनको याद भी करेंगे। और तीसरा, बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस के साथ। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 में कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो देखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपके साथ जब ऑफेंस होगा तो आप क्या कहलाओगे? विक्टिम। अब ऑफेंस किस तरह का हो सकता है आपका? या तो बेलेबल, या तो नॉन बेलेबल, या तो कॉग्निजेबल, और या तो नॉन कॉग्निजेबल। ठीक। अब जब आपके साथ ऑफेंस हुआ तो फिर ऑफेंस होने के बाद आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में क्या करोगे? जाके अपनी एफआईआर लिखवाओगे। लेकिन वहाँ एफआईआर कौन लिखेगा? दरोगा या थानेदार। उसको हम कहते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि ओआईसी ऑफ पीएस। अब अगर आप पुलिस स्टेशन गए और यहाँ पे जो ओआईसी ऑफ पीएस है ये आपके एफआईआर नहीं लिखता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट पे आके अपनी कंप्लेंट नहीं लिखवाओगे। और इस कोर्ट का भी अपना एक लोकल जुरिस्डिक्शन होगा, है ना। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि थानेदार आपकी एफआईआर लिख लेता है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा आपका? ये क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। और अगर यहाँ पे ये आपके एफआईआर नहीं लिखता और आप कोर्ट के पास आते हो तो कोर्ट क्या करती? इंक्वायरी। बहुत ही सिंपल है, देखिए एकदम कॉमन सेंस अप्लाई हो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये क्या सबमिट करेंगे? पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम चालान या चार्जशीट भी कहते हैं, अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। अब ये जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तब इसके बाद आपकी क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी? अब जब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर चार्जेस भी तो फ्रेम होंगे कि भाई आप पे कौन से आरोप लगे हैं। अब चार्जेस फ्रेम होने के बाद जब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही होगी तो फिर इसी में आपको 2 लोग चाहिए। कौन कौन? एक तो आपका वकील यानी प्लीडर, दूसरा सरकार की तरफ से भी कोई होगा वकील, उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और फिर फाइनली आपका जो केस है या तो वो कैसा होगा? समन केस, और या तो कैसा होगा? वारंट केस। तो देखिए, कॉमन सेंस से हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सीआरपीसी के सेक्शन 2 में डिफाइंड है। आप देख सकते हैं वो टर्म्स जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हाई कोर्ट, इंडिया, नोटिफिकेशन, प्लेस, प्रिस्क्राइब और सब डिवीज़न। तो ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन्हीं सब को हम बहुत ईजिली याद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं बेरेक्ट उठा रहा हूँ। बेरेक्ट में इसलिए उठा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ वर्ड बाय वर्ड कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं कि ये मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, अगर आपको दिख पा रहा हो वहाँ पे। इसकी क्लियर पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। ऑफेंस अपना अपना बेरेक्ट ले लीजिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, ऑफेंस आपका कहाँ पे डिफाइन है? एन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पोल लिया जाए कि ऑफेंस होना चाहिए या नहीं, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे? नहीं। तो देखिए, ये एन ओ, तो 2N में डिफाइन है आपका ऑफेंस। ऑफेंस क्या है आइए देखते हैं। लिखा है कि ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। आपको पता है कि एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूड होता है। मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ऑफेंस क्या होता है? कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आपको एग्जाम में दे सकता है कि पनिशेबल अंडर आईपीसी,
जो कि गलत स्टेटमेंट होगी, तो याद रखिएगा इस बात को। एंड इंक्लूड्स, तो देखिए जहाँ भी किसी भी सेक्शन में एंड या और आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स कोई भी एक्ट जिसके रिस्पेक्ट में कंप्लेंट हो सकती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। तो कैटल ट्रेसपास एक्ट में जो आप सेक्शन 20 में कंप्लेंट कर सकते हैं वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अब देखिए ऑफेंस आपका हो गया। अब ऑफेंस के बाद हमने क्या देखा था, विक्टिम। तो देखिए विक्टिम किस में आता है, विक्टिम आता है WA में। तो विक्टिम जो है आपका, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा आया था। तो इसको हम देखते हैं विक्टिम में क्या लिखा है। लिखा है अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन for which the accused person has been charged and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन WA में दे रखा है। ये किससे आया था, 2008 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से, जिसकी एक्ट 5 ऑफ 2009 है। और ये इफ़ेक्ट कब से हुआ था, 31/12/2009। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर यूपी, उत्तराखंड, बिहार में आपको, MP में आपको ये पूछा जाता है। तो देखिए विक्टिम में क्या लिखा था कि कोई भी पर्सन जिसको कि लॉस या इंजरी होता है किसके द्वारा, बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्यूज पर्सन। और अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ कि विक्टिम की डेफिनेशन में उसके गार्जियन और उसके लीगल एयर भी आते हैं। ठीक, हमने देख लिया ऑफेंस और विक्टिम। अब हम आते हैं सबसे पहले बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल पे। तो देखिए सबसे पहले तो क्रिमिनल लॉ में जब भी कोई बात होगी सबसे पहले ये होती है कि भाई अपराध हो गया। अब ये बताओ बेल कैसे होगी। तो इसीलिए जो आपका सेक्शन 2A है ये बात करता है बेलेबल, और इसी में दे रखा है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपको पता है कि इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की बात है। तो लिखा है कि कोई भी ऑफेंस जो कि बेलेबल है अंडर फर्स्ट शेड्यूल, और फिर आगे लिखा है और, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोई भी वो ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है एज ए बेलेबल ऑफेंस, या कि कोई ऑफेंस जो कि बेलेबल है बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो क्या आपका बेलेबल ऑफेंस। और जो अदरवाइज ऑफेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको दोनों बातें दे देगा कि बेलेबल ऑफेंस क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, और साथ में दूसरे आपका ऑप्शन होगा कि जो बेलेबल है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तीसरा ऑप्शन होगा बोथ या ईदर A और B। आपको पता है कि आंसर क्या है, बोथ। अब इसके बाद हम देखते हैं बी में आपका दे रखा है चार्ज। इसको हम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, BC। अक्सर हम BC की बात करते रहते हैं, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। जैसे कलिंगा वॉर हुआ था आपका 261 BC में, गौतम बुद्धा पैदा हुए थे बिफोर क्राइस्ट, तो वो BC है। तो देखिए चार्ज क्या होता है यहाँ पे, आप चार्ज मतलब होता है आरोप। जब एक्यूज ने कुछ गलत किया है तो उस पर जो ट्रायल चलता है, कोर्ट उससे पहले उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करती है। तो इसका एक सेपरेट सेक्शन है CRPC में, बल्कि सेपरेट आपका चैप्टर है। तो देखिए चार्ज में क्या लिखा है, इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। तो अगर आपने किसी का खून किया है तो आप पे चार्ज लगेगा मर्डर का। अगर आपने खून के साथ साथ उसके साथ कुछ और भी ऑफेंस किया था तो उस चीज़ का भी चार्ज लगेगा। तो या तो चार्ज सिंगल लग सकता है, या अगर एक से ज़्यादा चार्ज भी चार्ज में इंक्लूड हो सकते हैं। अब देखिए C पे आते हैं। C बात करता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो देखिए आप क्लॉज जब लिखते हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखते आप, तो बस यही है आपका। तो अगर मैं CL शॉर्ट में लिख दूं तो C हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, और L में दे रखा है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो C में हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस और L में दे रखा हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आइए देखते हैं क्या लिखा है C में। लिखा है कि एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कह लो, कॉग्निजेबल केस कह लो, एक ही बात है। मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। जनरली हमें यही पता है कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, लेकिन यहाँ पे और कह के बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया इस डेफिनेशन को। लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, या तो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।
मैं फिर से बता दूं कि ये और एंड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ये हरियाणा और दिल्ली में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत संभाल के इसको पढ़िएगा। अब एल पे देखिए क्या लिखा हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो लिखा हुआ है कि एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। आइए देखिए सेक्शन 2D में क्या दे रखा है, कंप्लेंट। लिखा है कंप्लेंट का मतलब होता है कोई भी एलिगेशन जो कि ओरली या राइटिंग आप किसको लिखते हैं, मैजिस्ट्रेट को, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, कि वो इस कोड में कोई एक्शन ले। अब एक्शन किसके अगेंस्ट लेंगे, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि कोई नोन या अननोन पर्सन है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो मैजिस्ट्रेट साहब आप उससे अगेंस्ट एक्शन लीजिए। बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट अलग चीज़ है, कंप्लेंट अलग चीज़ है, हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब इन्वेस्टिगेशन कर लेता है उसके बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है पुलिस वाला कोर्ट में, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या थी कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense। भाई आप पुलिस स्टेशन गए और आपने बोला कि मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसने एफआईआर लिख ली। आपको पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखी जाती है 154 में, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं लिखी जाती, वहाँ पे एनसीआर लिखी जाती है अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। भाई दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बाद में पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और या तो पहले डाउट में थे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन फिर भी उसने एफआईआर लिख ली, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसे पता चला कि ये तो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसमें क्या होगा, लिखा है कि शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, यानी कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि जो ऑफेंस था वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो ऐसे में वो जो ऑफेंस है वो क्या माना जाएगा, एज अ कंप्लेंट। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट। और जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या माना जाएगा, कंप्लेनेंट, और जो उसने रिपोर्ट सबमिट की है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो क्या मानी जाएगी, कंप्लेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें पुलिस रिपोर्ट की बात आ रही थी बार बार, तो पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, CTR। CDR क्या होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि 2D में एक तरफ आपका कंप्लेंट दे रखा है, और कंप्लेंट क्या नहीं होता, पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट में आपका R आ रहा है, ये R, तो इसी R से हम याद रखेंगे। तो R में आपका यानी कि 2R में आपका डिफाइन है पुलिस रिपोर्ट। देखते हैं पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब वो रिपोर्ट होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करता है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC। सिंपल था ये। अब इसके बाद हम और देखते हैं चीज़ें। अब देखिए अगली हमारी जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वो है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी किस में दे रखा है आपका, 2G। तो पहले देखते हैं इंक्वायरी होती क्या है। लिखा है एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंक्वायरी ट्रायल नहीं होती है, और इंक्वायरी जो है वो कौन करता है, या तो मैजिस्ट्रेट और या तो कोर्ट। अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्वायरी कौन करता है, मैजिस्ट्रेट, कोर्ट, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट करती है। अगर आप में से किसी ने कोर्ट में कभी जाके प्रोसीडिंग देखी हो तो अक्सर वहाँ पे हम जी जनाब ही कह रहे होते हैं जज साहब को। तो जी जनाब, तो जी यानी कि 2G में दे रखा है आपका इंक्वायरी। इसके बाद देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन आपका 2H में डिफाइन है। लिखा है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो क्या इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
क्या मैजिस्ट्रेट साहब किसी को अलाउ कर सकते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो बिसाइड्स अ पुलिस ऑफिसर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर देते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब ये है डिफाइन एच में। तो देखिए एच जो है ये आप अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें आप, जैसे कि A1 B2 C3, तो एच जो है वो 8 पे आता है। इन्वेस्टिगेशन का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर पुलिस वाले चाह लें तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि एच, और आप एच को भी चाहें तो इस तरह से 8 बना सकते हैं, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो आपका आई में दे रखा है। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है कि एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस जब लिए जाते हैं ऑन ओथ, तो वो कहलाती है आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अभी किस में दे रखा है? आई में। तो आई मतलब हिंदी में क्या होता है? मैं। तो जब भी आप कोई चीज़ अगर ऑन ओथ कहते हैं तो स्टार्टिंग कैसे होती है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं ओथ लेता हूँ, तो मैं यानी आई। तो आई में क्या हमारा? जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इसके बाद हम आते हैं जे। जे में है हमारा लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ की लिखा है लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स। तो यहाँ पे जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वो पुलिस की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट की। एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है इस पर। लिखा है लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर्स अंडर दिस कोड। तो भाई वो एरिया जहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट अपने पावर को एक्सरसाइज करती है वो क्या कहलाता है? उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में या तो होल ऑफ द स्टेट भी आ सकता है या स्टेट का कोई पार्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए और वर्ड आ रहा है, तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका दे रखा है जे में। इसको कैसे याद करोगे? तो देखो ऐसे लग रहा है जैसे जेल, तो ऐसे अगर हम ये सिर्फ ये वर्ड उठा लें तो ऐसे जेल, हम ऐसे भी लिख दें तो थोड़ा जेल लगता है। तो जे में क्या है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन। उसके अलावा आपने किसी मूवी में भी सुना होगा, जैसे पान सिंह तोमर बोलते हैं कि जे मारा इलाका है, तो जे बोलते हैं इलाका यानी ज्यूरिसडिक्शन। तो जे मारा इलाका है मतलब जे यानी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब अगला देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। लिखा है मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है एरिया डिक्लेयर्ड और डीम टू बी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो सेक्शन 8 में आपका डिफाइन है। मैंने इसको आपको पहले भी बता रखा है कि जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। अब याद कैसे करोगे? सबसे सिंपल है, किलोमीटर को क्या लिखते हो? KM। तो के में क्या दे रखा है? मेट्रोपॉलिटन एरिया। याद हो गया इजली। एल हम CL के साथ पढ़ चुके हैं, M इम्पॉर्टेंट नहीं है, N हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं O पे। O और S हम एक साथ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस पर MCQ लगाइएगा। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देखिए O पे हम बात करते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये किस में है? ये 2O में। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। 3 रीज़न है कि जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन अपने स्टेशन हाउस से अगर एब्सेंट है या इलनेस के कारण काम नहीं कर पा रहा है या कोई और अदर कॉज है जिसकी वजह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज़ नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज़ अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो वो पुलिस ऑफिसर जो उसके बाद रैंक पे आता है लेकिन वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होना चाहिए, तो वो क्या बनेगा? OIC ऑफ PS। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई और उस समय जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है उसको भी वो क्या बना सकती है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी कि OIC ऑफ PS। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? वो कांस्टेबल टर्म। तो याद रखिएगा कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ PS वो बनेगा जो कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर हो। ठीक, P में प्लेस है, इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम इसके साथ हम पढ़ने वाले थे एस। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2 ओ में डिफाइन है, तो ये ओ हो गया इसका। अब एस में क्या है हमारा, पुलिस स्टेशन, तो ये हमारा एस हो गया। तो आप देखिए पहला और आखिरी इसका टर्म आ रहा है। तो एस में क्या है, पुलिस स्टेशन। आइए देखते हैं, पुलिस स्टेशन का मतलब है कोई भी पोस्ट या प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा कि पुलिस स्टेशन कौन सी जगह होगी नहीं होगी, कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और वो जनरली या स्पेसिफिकली इसको डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे और टर्म आ रहा है, to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। तो कोई भी लोकल एरिया जिसको स्टेट गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई कर दे कि भाई आज से ये पुलिस स्टेशन, तो वो पुलिस स्टेशन माना जाएगा। ठीक, हमने एस में देख लिया। अब हम देखते हैं क्यू। तो क्यू में है हमारा प्लीडर। ठीक, यहाँ पे आ रहा था आपका प्लीडर, ये है आपका क्यू में, और पीपी आपका आ जाएगा यू में, उसे भी देखेंगे अभी। तो देखिए प्लीडर को हम कैसे याद करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति खुद अपना केस कोर्ट में खड़े होकर लड़ रहा होता है, उसको किसी प्लीडर यानी कि वकील की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप उससे बोलेंगे भाई वकील कर लो, तो वो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलेगा, भाई प्लीडर क्यों करूँ, तो क्यों आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्लीडर व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग। अगर किसी प्रोसीडिंग के संबंध में आप इस टर्म को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस समय जो लॉ इन फोर्स है, अगर उसमें कोई पर्सन ऑथराइज है टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, तो वो क्या कहलाएगा, प्लीडर। एंड इंक्लूड्स, देखिए एंड आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। अगर कोई व्यक्ति को कोर्ट ने परमिशन दे रखी है कि आप भी एज अ प्लीडर एक्ट कर सकते हो, तो वो भी किस में आएगा, प्लीडर की डेफिनेशन में। ठीक, हमारा आर हो गया, एस हो गया, टी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू पे आते हैं। यू में दे रखा है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसको देखो याद कैसे करोगे, बहुत इजी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यू में है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो देखिए एक और मैं आपको फैक्ट याद करा देता हूँ। इस समय हमारे जो सीजीआई हैं उनका नाम है यूयू ललित, और यूयू ललित जो हैं वो सीधा बाहर से आए हैं। तो देखिए यूयू ललित जो आपका 2G स्कैम हुआ था, उसमें सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। तो मैं इसको इसी तरह से याद करता हूँ, यू यानी कि यूयू ललित क्या थे, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैंने बोला कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। तो जब आप सेक्शन 24 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में और डिटेल में बताता है, तो वहाँ पे भी आपका आई थिंक सब सेक्शन 8 है, वो बात करता है आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो आप इसको यू यानी यूयू ललित से याद कर लीजिएगा। आपको एक एडिशनल फैक्ट भी याद हो गया जो कभी आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यूपी में आपको क्या बनना है, पीपी। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे याद कर सकते हैं। यू में दे रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है, पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पीपी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ऑप्शन इसी तरह से देता है कि पीपी मतलब क्या होता है, जो सेक्शन 24 में अपॉइंट होता है। बी ऑप्शन दे देगा कि जो पीपी के डायरेक्शन पे काम करता है। सी इधर ए और बी, और डी दे देगा बोथ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ। ठीक, वी हो गया, वी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सब डिवीजन बताता है। अब बात करते हैं समन केस की और वारंट केस की। ठीक, देखो समन केस जो है आपका ये 2W में डिफाइन है और वारंट केस आपका 2X में। अब देखो ये ईजिली हम कैसे याद कर सकते हैं, समन थोड़ी हल्की चीज़ होती है, वारंट निकल गया तो बड़ी चीज़ होती है। अब देखो अगर ये समन केस, यहाँ वारंट केस लिखा है, अगर ये वारंट यानी कि W अगर यहीं पे लिख देता तो कितना आसान होता मैं याद करने में कि W में W से यानी कि वारंट केस है, लेकिन इसने उल्टा लिखा हुआ है। तो आप इसको एक तो ऐसे याद करिएगा, ठीक है, और दूसरा आप इसको कैसे याद करेंगे कि X मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों दिशाएं, है ना। तो जब किसी के अगेंस्ट वारंट निकल जाता है तो वो चारों तरफ भागता ही रहता है। तो आपको याद हो जाएगा कि X में क्या है, वारंट केस, और समन केस किस में दे रखा है आपका, W में। ठीक, तो देखिए W में क्या लिखा हुआ है कि समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। मैं फिर से बता रहा हूँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि समन का मतलब है केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, और वो वारंट केस नहीं होना चाहिए। तो वारंट केस क्या है, वारंट केस वो केस होते हैं जिसमें एक पनिशमेंट क्या होती है आपकी, DS LI
या ग्रेटर देन 2 ईयर्स। तो वो ऑफेंस जिसमें आपकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या ग्रेटर देन 2 ईयर्स की होती है वो कहलाते हैं वारंट केस, और इसके नीचे वाले क्या कहलाते हैं? समन केस। तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वारंट केस का मतलब होता है केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ये एक्सीडिंग वर्ड भी याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनाया हुआ है, एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ठीक है। अब देखो विक्टिम को याद करने का एक और अच्छा तरीका है कि W में आपका क्या है? समन केस, WA में है आपका विक्टिम, और W के बाद क्या आता है? X, तो X में क्या है आपका? वारंट केस। तो चाहे भैया समन केस हो चाहे वारंट केस, विक्टिम हमेशा इन दोनों के बीच में झूलता ही रहता है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए लास्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारी वाई। इस सेक्शन 2 के सबसे आखिरी की डेफिनेशन है, लिखा है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अब तक हमने बहुत सारे वर्ड्स को डिफाइन कर दिया, लेकिन एक लिमिट होगी ना हर चीज़ की। तो वो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेकिन कहाँ पे डिफाइन है? आईपीसी में। तो उन वर्ड्स का जो मतलब है आईपीसी में, उसको यहाँ पे एग्जैक्टली माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड, एक आपका फ्रेज़ है रीज़न टू बिलीव, है ना, ये आपका आईपीसी में डिफाइन है, सीआरपीसी में डिफाइन नहीं, लेकिन सीआरपीसी में यूज़ हुआ है। तो जो वहाँ पे इसका मतलब है वो मतलब यहाँ माना जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 2 था जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अब आप MCQ आपको जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, ढेर सारे लगाइए। नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे मांगिए, मैं आपको दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके MCQs पे एक अलग सी वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी आपके लिए बनाऊँगा। आप ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करिए। देखिए आपको ये वीडियो देख के या तो अच्छा लगेगा और या तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ ख़राब लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को और इम्प्रूव करके लाऊं। या कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताइए कि आपकी शिकायतें क्या हैं, आपके डाउट क्या हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।